बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेकंड ईयर क्लास फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 14 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का इंट्रोडक्शन करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म होती क्या है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज़्म। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिज़्म का मतलब है जी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इस तरह से होता है कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करेगा तो करंट पास करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा करंट पास करने की वजह से, तो उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहेंगे। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट is called electromagnetism. The study of magnetic effect of current is called electromagnetism. यानी जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करेगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा जी। ये कंडक्टर है, ये करंट जा रहा है, तो जी इसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड करंट पास करने की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। अब हम यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे। मुख्तलिफ फील्ड्स में यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ वेरी वाइड। यानी साइंस और टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो उसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे ली हैं, जैसे कि मोटर्स है, जनरेटर्स है, ट्रांसफार्मर्स है, इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं। इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज़ होता है। और वो कैसे यूज़ होता है कि ये जो मीटर्स हैं, ये जो मोटर्स है और इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर बेस करते हैं। क्यों बेस करते हैं? कि जब कंडक्टर में से यानी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है जी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करते हैं जी। ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स है, यानी जो हम बिजली बनाई जाती है इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ, इसमें क्या होता है कि एक कॉइल जो होती है, यानी कॉपर की कॉइल जो होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करती है? रोटेट करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल रोटेट करती है तो करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये जो है वो यूजेज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जो है वो यूज़ किया जाता है, और बहुत सारी फील्ड्स है जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज़ जो है वो किया जाता है। तो अब हम जो है वो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे कि जी मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो बेसिक डिफरेंस क्या है। तो इसमें डिफरेंस ये है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, इनको हम इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो स्टडी करते हैं। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे के बगैर यानी सिंगल रह सकते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस में मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, मोनोपोल्स एग्जिस्ट करता है, यानी ये सिंगल चार्जेस यानी आइसोलेटेड सिंगल रह सकते हैं। जबकि अगर हम मैग्नेटिज्म की बात करें, अगर हम मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो मैग्नेटिज्म में जो है, जैसे कि हमारे पास ये एक नॉर्थ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो ये एक मैग्नेट है। तो मैग्नेटिज्म में जो मोनोपोल्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है। डज नॉट मोनोपोल्स एग्जिस्ट इन मैग्नेटिज्म। इसका मतलब ये है कि ये एक, अगर हमारे पास बार मैग्नेट है, ये J.W. ग्रिफिथ ने भी इसको अपनी बुक में जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो है वो एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में इसको एक्सप्लेन किया है। और इसके लिए उसने एक रिलेशन भी दिया था, और वो रिलेशन था डाइवर्जेंस ऑफ B इज़ इक्वल टू 0। इसके साथ उसने एक्सप्लेन किया कि मैग्नेटिज्म में मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है,
अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसमें एक नॉर्थ बन जाएगा और एक साउथ बन जाएगा। फिर अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो फिर एक नॉर्थ बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। तो अगर हम इसको इन्फिनिटी तक ब्रेक करते जाएं तो ये एक नॉर्थ बनाता जाएगा और एक साउथ बनाता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 2 पोल एग्जिस्ट करते हैं, इसमें सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है, ये बुनियादी फ़र्क है मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में। और अब हम यहाँ पे जो इसका जो टॉपिक है 14.1 उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और हम उस लेक्चर में देखेंगे कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और इसके बारे में जो है हमें एम्पेयर ने बताया था। और फिर उसके बाद है हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसने भी यही बताया कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा, पास करेगा, तो उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब हम टॉपिक 14.1 को डिस्कस करने लगे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन आ लॉन्ग स्ट्रेट वायर के, यानी एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर में से जब करंट पास करेगा तो उस करंट पास करने की वजह से उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। Hans Christian Ørsted and Ampere discovered that an electric current through a conductor produce a magnetic field. हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड और एम्पेयर ने यह बताया कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने किया था और इस एक्सपेरिमेंट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की अहमियत में तरक्की हुई थी, यानी उसकी इम्पोर्टेंस में डेवलपमेंट हुई थी इस एक्सपेरिमेंट की वजह से। किसकी इम्पोर्टेंस में डेवलपमेंट हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की जो है वो इम्पोर्टेंस में जो है वो डेवलपमेंट हुई इस एक्सपेरिमेंट की वजह से जो हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि एक उसने जो है वो यहाँ पे कार्डबोर्ड ले लिया और ये एक कंडक्टर है जो इसमें से उसने पास किया है और उसने कार्डबोर्ड के ऊपर कंपास नीडल्स को जो रख दिया। और ये जो कंपास नीडल्स हैं ये मैग्नेट के यानी डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी नॉर्थ और साउथ पोल को जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस कंडक्टर को उसने एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया और ये इसके साथ कनेक्टेड है कि बैटरी ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो अब हमें पता है कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। तो अब इस कंडक्टर में से ये करंट जो है वो पास कर रहा है आई, यानी करंट जो है वो बॉटम से टॉप की तरफ मूव कर रहा है। ये टॉप है और ये क्या है जी, बॉटम है, बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है। तो इस कंडक्टर में जब करंट जो है वो बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा तो यहाँ पे पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज जब करंट पास करेगा मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो पैदा होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो कंपास नीडल्स हैं वो इसके अराउंड क्या करना स्टार्ट कर देंगी, सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करना स्टार्ट कर देंगी सर्कल में। तो जब कंपास नीडल्स ने वायर के अराउंड जो है वो और सर्कुलर मोशन में रोटेट करना स्टार्ट किया तो इससे हमें ये पता चला कि जब कंडक्टर में से करंट पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो उस फील्ड की वजह से ये जो कंपास नीडल्स हैं ये कंडक्टर के अराउंड क्या कर रही हैं, सर्कुलर वे में जो क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं कि हम ये कहते हैं कि करंट जो है वो टॉप से यानी टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो कर रहा है, तो हम यहाँ से बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर देंगे, यानी इसको हम क्या कर देंगे, इसको नेगेटिव कर देंगे, इसको पॉजिटिव कर देंगे। तो जब करंट टॉप से बॉटम की तरफ आ जाएगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो जब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो ये कंपास नीडल्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो फिर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो वायर के अराउंड यानी कंडक्टर के अराउंड घूमना स्टार्ट कर देंगी।
तो ये एक्सप्लेन किया था हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने। तो इसको ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, ये जो बुक का पेज नंबर 57 है, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। और यही जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये डायग्राम बनाई, यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमने इसके कंक्लूजन को देखना है कि उसने जो है वो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला था। तो आइए अब हम कंक्लूजन को डिस्कस करते हैं। तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन को स्टडी करने लगे हैं। तो नंबर 1 पे जो कंक्लूजन है कि आ मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप इन द रीजन सराउंडिंग आ करंट कैरियिंग वायर। इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो करंट कैरियिंग वायर के सराउंडिंग में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यानी ये करंट कैरियिंग वायर है तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो वायर के करीब मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे ये वायर से दूर होता जाता है इसकी डेंसिटी जो है यानी स्ट्रेंथ इसकी कम होती जाती है। नंबर 2, लाइंस आर सर्कुलर एंड देयर डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये जो लाइंस वायर के अराउंड पैदा हो रही हैं ये सर्कुलर हैं और इनकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने जैसे कि बताया कि जब करंट जो है वो यानी बॉटम से टॉप की तरफ फ्लो करेगा, जब बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा तो इसमें पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, और जब ये टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करेगा तो पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, जब करंट जो है वो बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, और जब टॉप से बॉटम की तरफ आएगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी और वो सर्कुलर डायरेक्शन में होगा। नंबर 3, द मैग्नेटिक फील्ड लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। जब तक वायर में से करंट पास करता रहेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब हम करंट को स्टॉप कर देंगे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, टेम्परेरी मैग्नेट है, यानी करंट पास करने की वजह से कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और जैसे ही करंट को हम स्टॉप कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। अब जो फील्ड पैदा हुआ है उसकी डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए अब हम जो है वो इस राइट हैंड रूल को स्टडी करते हैं। तो अब हम राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड लाइंस ऑफ फोर्स इज इलस्ट्रेटेड बाय राइट हैंड रूल। अब इसकी स्टेटमेंट ये है कि इफ़ द वायर इज ग्रैप्ड इन फिस्ट ऑफ राइट हैंड विद द थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को पॉइंट करेगा। द फिंगर्स ऑफ द हैंड विल सर्कल द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो फिंगर्स हैं ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्ज किया कि ये एक कंडक्टर है जिसमें ये करंट जो है वो बॉटम से टॉप की तरफ आ रहा है। ठीक है, इस तरफ जा रहा है, यानी यहाँ से ये टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है, तो इसको मैंने ऐसे जो है वो होल्ड कर लिया है। तो मेरा थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो कर्लिंग फिंगर्स हैं ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यानी वायर में जो करंट है वो यहाँ से इस साइड की तरफ जा रहा है, तो ये जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा, अंगूठा, और ये जो फिंगर्स हैं इसमें पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये कौन सी है, ये एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और जब करंट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा ऐसे, तो ऐसे हम करेंगे। तो अब ये जो कर्लिंग फिंगर्स हैं ये देखें ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि करंट जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है, तो ये कर्लिंग फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये किस डायरेक्शन में है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये जी हम राइट हैंड रूल को यूज़ करके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और करंट भी बता सकते हैं। तो मैंने बताया कि कर्लिंग फिंगर्स जो है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो हमारा थंब है ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आज का हमारा ये लेक्चर था। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।